स्टूडेंट्स क्लास 9 ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, मतलब जो हम लोग का अर्थ के साथ जो एटमोसफियर का कनेक्शन किस टाइप का है, तो अर्थ के साथ एटमोसफियर किस टाइप से अटैचमेंट है, किस तरह का अट्रैक्शन है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। यानी अर्थ एटमोसफेयर के साथ जो हमारा अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो किस टाइप का है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटी के कारण एटमोसफेयर जो है वो अर्थ के साथ अटैच हुआ है। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट बेस्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए वैसा कुछ खास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, पॉइंट मास मतलब 1 kg, पॉइंट मास मतलब वन यूनिट। ओके, और मास का ऐसा होता है kg, सो हम लोग पॉइंट मास यानी 1 kg लेंगे। सेपरेट बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मीन्स 1, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर, यूनिट मास मीन्स 1 kg। यानी दो मास है, हम लोग के पास दो मास है, ये रहा दो मास। इन दोनों मास के बीच जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो है 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर है, और इसका मास है 1 kg, इसका मास 1 kg और इसका मास भी 1 kg। कैसे मालूम चला 1 kg है, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यूनिट मास यानी 1 kg, आपका m1 भी 1 kg हो जाएगा और ये आपका जो m2 भी 1 kg हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, किस टाइप का, कितना फोर्स होगा आपका, फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सिंपली हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू जी यानी कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यानी डिस्टेंस बिटवीन दो मास का डिस्टेंस, दो मास का बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे F इजिकल टू जी, m1 कितना है 1 kg इंटू m2 कितना है 1 kg डिवाइड बाई आर, आर यानी डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 मीटर का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो F निकल के आ रहा है यहाँ पर G1 जार 1 अगेन G1 जार 1, तो ये हो जाएगा आपका G इंटू 1 ये G हो जाएगा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है, यानी F इजिकल टू G, और इसका हम लोग लिख देंगे असाइनमेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करें तो फोर्स कितना आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है जी के बराबर। जी यानी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्स जो होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इस टाइप का रिवर्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि अगर फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है तो कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर किस कंडीशन में, अंदर व्हाट कंडीशन, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा ये एफ और जी इक्वल तभी होगा जब मास दोनों का 1 kg हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का हो। तो इसका रिवर्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ही है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होगा, अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होगा। थोड़ा हम लोग डायग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होगा। सपोज हमने एक अर्थ का डायग्राम बनाने की कोशिश किया है कि अर्थ का शेप ही होता है जियोइड शेप का, तो ये रहा हम लोग का सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रहा हम लोग का सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस पॉइंट पे आपका ग्रेविटेशन क्या होगा वो क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे हम लोग को वेट क्या होगा, वेट क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा अच्छी तरीके से इसको बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, बोलते हैं इक्वेटर। और ये रहा टॉप मोस्ट पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना जी, वो होता है मैक्सिमम होता है, कहाँ पे होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो मैक्सिमम होता है अगर डिस्टेंस कम तो जी ज़्यादा, यानी मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे। याद रखिएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये पोलर रीजन पे होता है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सबसे कम लिस्ट मिनिमम कहाँ पे होता है, वो होता है इक्वेटर पे। और जब क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन अगर पता करना है तो आपका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसमें मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो अगर एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है पोल पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे, तो जीरो कहाँ होता है, तो एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जीरो, ये जीरो होता है कहाँ पे होता है, जीरो होता है आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, यानी ये रहा अर्थ के सेंटर। यहाँ जो होता है जी ना, ये जी का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर सेंटर पे जी जीरो होता है तो वेट निकालना है मुझे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू वेट क्या है, वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम। एम कुछ भी रहे, एम कुछ भी रहे, जी तो क्या होगा सेंटर पे जी क्या होगा, अब तो लिखा ना सेंटर पे जीरो होता है, यहाँ जीरो पुट कर देंगे। तो वेट इक्वल टू एम इंटू जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, और वेट फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, 0 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होते हुए दिख रहा है। अगर आप जानना चाहता है कि सर आपने सेंटर पे जी को जीरो ले लिया, क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए पहला बात यह है कि इसका रीजन आपको क्लास 9 में पढ़ना नहीं है, ये आपका 11 का पार्ट है ये। लेकिन अगर आप जब जानने का इच्छा है कि जी जीरो क्यों होता है तो ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको पहले मैं रब कर लेता हूँ ये वाला पार्ट को, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सेंटर पे एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी वो जीरो क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये रहा पोल ना, अगर पोल से हम थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे यानी डी डिस्टेंस पे जाएंगे, ये पूरा तो आर होता है ना, पूरा इसको बोलते हैं रेडियस, कैपिटल आर हमने एज्यूम किया है। तो अगर ये अर्थ के पोलर रीजन से थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ डी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो मिलेगा ना जी डैश, यहाँ पे जी डैश मिलेगा ना मुझे जी डैश, तो वो जी डैश का पता है वैल्यू क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1 माइनस डी बाई आर, ये होता है फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल पूरा का पूरा आपके लिए नया फॉर्मूला है, ये आपको क्लास 9 में सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जीडीएस क्या है, जीडीएस इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है, डी ए पोल से, ये सरफेस से हमने डी डिस्टेंस थोड़ा नीचे गया हूँ, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, वो ग्रेविटी कितना होगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर के बराबर होता है। तो अगर मैं सेकेंड केस में क्या किया हूँ, मैं डी डिस्टेंस ना चल के मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया हूँ, सेंटर पे आ गया हूँ। तो ये इस केस में अगर मैं पूरा नीचे चला गया, देखिए मैं ये देखिए आपको मार्कर देखिए आप कहाँ जा रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, तो क्या मैं बोल सकता कि मेरा जो डी है वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। मेरा डी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, क्योंकि मैं पूरा नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, तो डी और आर क्या होगा, उस केस में इक्वल हो गया ना, बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पुट कर देना है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस, और डी किसके बराबर हो गया, डी इज इक्वल टू आर, यहाँ पुट कर देना है आपको आर बाई आर। ओके, तो जी डैश इज इक्वल टू जी ओपन द ब्रैकेट 1 माइनस, आर और आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 ना, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1 होता है 0, तो क्या हो गया जी डैश 0 हो गया, इसलिए सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके 13 ये है, इन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 10 न्यूटन इन एयर। अच्छा, डायग्राम ऑलरेडी बना रखा हूँ मैंने, इस ऑब्जेक्ट का वेट है यहाँ पर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कहाँ पे, एयर पे, एयर यानी ये लिक्विड के बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में उसका वेट है 10 न्यूटन, ठीक है। व्हेन इमर्स फुल्ली इन वाटर, अच्छा इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी के नीचे इमर्स कर दूँ, आपको डायग्राम में पूरा अच्छे तरीके से आई होप दिख रहा होगा, पानी के अंदर में डाल दिया इसी ऑब्जेक्ट को जो बाहर 10 न्यूटन था, पानी के अंदर डालने के बाद मैंने इसको वेटिंग मशीन से इसका वेट मेजर किया, तो सरप्राइजिंगली इसका वेट आ रहा था ओनली 8 न्यूटन। यानी पानी के बाहर 10 न्यूटन, पानी के अंदर उसका वेट आ रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अच्छा ये तो आपको आई थिंक सबको पता होगा ना, किसी भी लिक्विड के कंटेनर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो कुछ पानी बाहर गिरता है, कुछ पानी आपका बाहर निकल के ऐसे बाहर निकल के गिरता है, अगर बीकर फुल ऑफ वाटर हो तो कुछ पानी बाहर निकल के गिरता है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट बाहर, पानी के बाहर 10 न्यूटन है और पानी के अंदर 8 न्यूटन है, तो कितना पानी बाहर गिरा, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उसका आंसर निकालना है। तो देखिए ये बेस है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये बेस है आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ पे है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आर्किमेड्स प्रिंसिपल होता क्या है, बेसिकली मैं बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं करने वाला हूँ, बस आपको फैक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसका कंसेप्ट है क्या अल्टीमेटली। देखिए आर्किमेड्स प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्लूइड में उसको इमर्स करेंगे तो जितना वेट लूज करेगा, जितना वेट कमेगा, उतना ही पानी बाहर गिरेगा, बस यही है आर्किमेड्स प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। यानी वंस अगेन कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, समझ मेरा ही वेट 50 kg है, 50 न्यूटन, सपोज मेरा वेट आपका 50 न्यूटन है, मेरा वेट 50 न्यूटन है। अगर मैं पानी के नीचे डूब जाऊँ और पानी के नीचे मेरा अगर कोई वेट मेजर करे तो मेरा वेट आ रहा है सपोज 35 न्यूटन, मेरा वेट आ रहा है सपोज 35 न्यूटन, तो मेरा वेट कितना कम हो गया, 50 न्यूटन कम हुआ ही नहीं हुआ,
15 न्यूटन कम हुआ नहीं हुआ? तो यानी 15 न्यूटन पानी उस जिस बाल्टी में मैं डूबा था उस बाल्टी से 15 न्यूटन इतना वेट का पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यही क्वेश्चन है कि जितना वेट डिक्रीज होगा, जितना वेट कम होता है उतना पानी बाहर गिरता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वेट था 10 न्यूटन उस डब्बा का, उस ऑब्जेक्ट का, और पानी के अंदर वेट था 8 न्यूटन। तो कितना माइनस कर दिए ना, 10 न्यूटन पानी के बाहर, 10 न्यूटन पानी के बाहर और पानी के अंदर 8 न्यूटन। कितना वेट कम हुआ, 2 न्यूटन वेट कम हुआ, यानी 2 न्यूटन पानी, इतना पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ये रहा सिंपल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। 14 है क्या बेसिकली, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए गर्ल स्टैंड ऑन ए बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन 3 वेज। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, मैक्सिमम कब होगा। देखिए सिंपल, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूंगा। फोर्स जो होता है ना, सॉरी प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बस इतना ही जानना है आपको, इतना ही जानना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया में जो है ना रिलेशन, वो इन्वर्सली रिलेशन है। यानी एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो प्रेशर ज़्यादा पाने के लिए एरिया कम रहना पड़ेगा। अब बताओ इस केस में एरिया ज़्यादा है या इस केस में एरिया ज़्यादा है। आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा डायग्राम से, इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, और इसका एरिया आपका ज़्यादा एरिया है। तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा ना, तो इसका एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अच्छा, कौन सा पार्ट सरफेस के टच में है, सरफेस के कांटेक्ट में कितना एरिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दें ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 20। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेकेंड केस का बात करें तो एरिया उस केस में हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना होगा ये देखिए, आपको लेंथ कितना है 60, यहाँ लिखेंगे 60 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 20, ब्रेथ 20 है तो इसको इंटू करने पे हो जाएगा यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, 1200 वाला का एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, 800 वाला का एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका प्रेशर हमको ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम किसका प्रेशर है, जिसका एरिया कम है। तो इस केस में ये वाला हो जाएगा आपका, इस केस में तो इसका क्या हो जाएगा, विथ ब्रेथ और विथ कितना होगा 40 और 20। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, व्हेन ब्रेथ एंड विथ फ्रॉम एन बेस। यानी बेस यानी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन होगा, ये ब्रेथ और ये विथ होना पड़ेगा ग्राउंड के कांटेक्ट में, उसी केस में हमको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। मैक्सिमम प्रेशर तभी मिलेगा जब एरिया मिनिमम होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में एरिया मिनिमम होगा। एरिया देखिए मिनिमम था इस केस में, इसीलिए इसका प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल। इफ F1, देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये रहा ग्राउंड, चलिए ये रहा एक सुंदर सा एप्पल का ट्री, ये रहा एप्पल का ट्री। अगर इस एप्पल का ट्री से एक एप्पल गिर जाता है तो ये एप्पल ज़मीन पे फोर्स लगाएगा, ज़मीन पे फोर्स लगाएगा। F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अगर ये F2 फोर्स लगा रहा है ज़मीन पे और ज़मीन इस एप्पल पे F1 फोर्स लगा रहा है, तो F1 और F2 के बारे में रिलेशन दिखाना है, कौन ग्रेटर होगा, कौन इक्वल होगा, लेस होगा। ये 4 ऑप्शन में मुझे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यानी अगर एक एप्पल ज़मीन पे गिर रहा है तो अगर एप्पल ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है F2 और ज़मीन इस एप्पल पे फोर्स लगा रहा है F1, तो क्या दोनों फोर्स इक्वल होगा या दोनों फोर्स इक्वल नहीं होगा, वो ऑप्शन दिखाना है। देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन एप्पल, यानी F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा।
F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F2, इक्वल फोर्स लगता है, फोर्स का भी चेंज नहीं होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो F1 इज इक्वल टू F2, और क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। F1 F2 क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली हम लोग बचे हुए रिमेनिंग पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।